नमस्कार साथियों, अभी थोड़ी देर पहले हमने देवनागरी वर्णमाला का मानक रूप जो है आपके साथ साझा किया है। तो 52 ध्वनियाँ हैं टोटल वर्ण। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे साथी स्वर वर्ण के बारे में। लेकिन बता देते हैं जो ग्रहित स्वर या व्यंजन जो भी हैं, आगत स्वर जी वाला आगत व्यंजन या ग्रहित व्यंजन जो अन्य भाषाओं से आए हैं, अन्य वर्णमालाओं से, अन्य भाषाओं की वर्णमाला से, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे 52 में। ठीक है। आगे है स्वर वर्ण। इसको क्या बोला जा रहा है? स्वर्ण वर्ण के बारे में बता देते हैं कि जिन वर्ण यानी ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उनके स्वर वर्ण कहते हैं। बहुत अच्छी उदाहरण स्वर की। आगे, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं? दो भेद हैं उत्पत्ति के आधार पर। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर क्या है? जिन स्वरों की उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वर के होती है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। उनको मूल स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर हैं एक प्रकार से। जिन स्वरों की उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वर के होती है उनको मूल स्वर या ह्रस्व स्वर दोनों कह सकते हैं। तो चार आपके पास मूल स्वर जैसे ह्रस्व स्वर मिल जाते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, चारों मूल स्वर हैं, ह्रस्व स्वर है। आगे हमारे पास संधि स्वर है साथियों। देखिए, मूल स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को संधि स्वर कहा जाता है। अभी देखिए साथियों, ये संधि स्वर कैसे हैं? एक तो मूल स्वर जे हो गया, ठीक है, और इसी में यदि अ जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा? संधि स्वर बन जाएगा। यानी ये दीर्घ बन गया लेकिन ये है संधि स्वर है। ठीक है, तो बस यही है। अभी देखो साथियों, जितने भी यहाँ पर जो स्वर दे रखे हैं ये सारे संधि स्वर हैं और इनको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आ बड़ी ई, ए छोटी ए बड़ी, ओ छोटा ओ बड़ा। तो इस प्रकार से हमारे पास संधि स्वर बन जाते हैं। और जहाँ पर एक नहीं लिखा है तो वो बड़ा ऊ लिखना चाहिए था। ठीक है, तो संधि स्वर के दो भेद होते हैं साथियों, याद रखना है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अभी दीर्घ स्वर क्या है देख लेते हैं। एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलने से जो स्वर बनता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान। अ धन अ, आ ई धन ई, बड़ी ई, ऊ धन ऊ, बड़ा ऊ। तो इस प्रकार से हमारे पास दीर्घ स्वर बन जाते हैं। हमारे पास संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं? दो अलग अलग स्वरों के मिलने से। याद रखिएगा, दीर्घ स्वर में क्या था? एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर यानी स्वर्ण, यानी एक जैसे दिखने वाले ही, एक ही जाति के मूल स्वर दोनों अटैच हो जाए। जैसे एक जैसे दिखने वाले अ प्लस अ हो जाए, अ धन ओ हो, अ हो जाए, आ हो जाता है, ई धन ई, बड़ी ई, ऊ धन ऊ, बड़ा ऊ, एक जैसे। लेकिन यहाँ पर संयुक्त स्वर में क्या है? दो अलग अलग स्वरों के मिलने से बनने वाला स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है, अलग अलग। अभी देखिए साथियों, अ धन छोटी ई बन जाएगा छोटी ए, अ धन ए छोटी बड़ी ए, बस ये संयुक्त बन गया भाई। अलग अलग स्वरों के मिलने से, याद रखना है, बोलना नहीं है। अ धन ऊ, छोटा ऊ, आ धन ओ, बड़ा ओ, बस याद रख लिया। ये याद रखना है। संधि स्वर के दो भेद हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, जो पूछा जा सकता है। आगे चलते साथियों, जाति के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं। जाति के अनुसार भी साथियों स्वरों के दो भेद है। जाति बाती जहाँ भी हो रहा है देख लीजिए साथियों। तो स्वर्ण, सवर्ण, वो स्वर्ण नहीं कि कोई कास्ट वाइज नहीं, सवर्ण वर्णों के हिसाब से। ठीक है, तो जहाँ पे जाति बता दी गई है, देखिए, एक ही स्थान पर या एक ही स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न स्वर सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर कहलाते हैं। एक ही स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न स्वर सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर कहलाते हैं। यदि आप देखें साथियों, ये देखिए, ठीक है, ये सजातीय स्वर है, अ आ। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हमने करवाया था जब लाइव एमसीक्यू क्लास चल रही थी। ठीक है, ये सजातीय स्वर है, ये सजातीय स्वर है, छोटा हो बड़ा हो, ये सजातीय स्वर है। ठीक है साथियों। अस्वर्ण स्वर, अस्वर्ण स्वर कौन कौन से हुए? तो जाति के अनुसार स्वरों के भेद साथियों दो हैं, एक है स्वर्ण, दूसरा है अस्वर्ण। तो ये स्वर्ण का ही विपरीत हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जी देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान नहीं होते हैं, क्या कहा जा रहा है? जिन स्वरों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान नहीं होते उन्हें अस्वर्ण स्वर या विजातीय स्वर भी कहा जाता है। तो साथियों देखिए, स्वर्ण स्वर को क्या कहा जाता है? सजातीय स्वर, और जहाँ पर अस्वर्ण को विजातीय स्वर भी कहा जा रहा है। यदि आप देखें, जे हम ई कर देंगे तो ये विजातीय हो गया, नहीं अटैच हो रहे भाई। ऊ, बड़ा ऊ कर देंगे
ये विजातीय स्वर है। ठीक है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बस ये आपको पता होना चाहिए। स्वर्ण यानी सजातीय, अस्वर्ण यानी विजातीय। ओके, आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के कालमान यानी मात्रा, ठीक है, उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं। कालमान मतलब लगने वाला समय, समय को कह रहा है। काल का मतलब क्या है? समय। तो उच्चारण के समय के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं। पहला है लघु स्वर, दूसरा है गुरु स्वर। पता ही है आप लोगों को, छंद किए है ना। तो लघु स्वर में क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको लघु स्वर कहते हैं। ये वाले लघु स्वर है भाई आपके, ठीक है। हालांकि री भी इसमें जोड़ दिया जाता है। ओके, आगे गुरु क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें गुरु स्वर कहते हैं, ठीक है। ये वाले सभी गुरु स्वर हैं। ओके, ये अलग बात है कि संयुक्त स्वर भी इसमें ही हम काउंट कर सकते हैं। संयुक्त स्वर कौन से जी? ए छोटी, ए बड़ी, ओ छोटा, ठीक है, ओ बड़ा, ये सब याद रखें। सब मूल स्वर लघु स्वर होते हैं। सभी संधि स्वर जो हैं गुरु स्वर कहे जाएंगे। अभी संधि स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और साथ ही हम संयुक्त स्वरों को भी संधि स्वर ही कहेंगे। ए छोटी, ए बड़ी, ओ छोटा, ओ बड़ा, ठीक है, हो गया। दैट्स ऑल। जी हाँ, आगे हमारे पास व्यंजन वर्ग है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं जी। व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्ण वे वर्ण ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अभी स्वर की हमने क्या पीछे परिभाषा पढ़ी? क्या पढ़ी भाई? बिल्कुल ईमानदारी से हम बता रहे हैं जी। क्या पढ़ी थी? कि जिन स्वरों की उत्पत्ति, सॉरी जहाँ पर है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर व्यंजन की जब हम परिभाषा पढ़ रहे हैं तो क्या कहा जा रहा है? व्यंजन वर्ण वे वर्ण या ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। स्वर का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ना ही व्यंजन ना ही योगवार, किसी की भी नहीं। लेकिन व्यंजन में उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, कि व्यंजन वर्ण वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की यानी स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। जहाँ पर हिंदी में कुल जो व्यंजन हैं 45 दे रखे हैं। 45 है क्या? जहाँ संख्या साथियों गलत दे रखी है, 45 नहीं है। अभी क्यों? देखो साथियों, अगर क वर्ग से लेकर प वर्ग तक हम माने, है ना, तो हमारे पास कुल 25 हो जाते हैं। अंतस्थ ध्वनियों को हम मिला लें 4 हो जाते हैं। य र ल व। ऊष्मीय को मिला लें 4 हो जाते हैं। कितने हो गए? 25 4 29, 29 4 33, और 2 हम द्विगुण मिलाने तो 35 हो जाते हैं। और हम 4 जो हैं अगर संयुक्त व्यंजन मिला लें तो हमारे पास संख्या पहुंच जाती 39, ठीक है। अभी बताता हूँ। तो पीछे जो संख्या दे रखी है साथियों, वहाँ पर 45 नहीं आएगा, वो पूर्णतः ही गलत है, 45 नहीं है। अभी हम बताते हैं कैसे। देखिए, 5 जे हो गए आपके क वर्ग में, है ना, 5 जे हो गए च वर्ग में। तो अगर हम ट वर्ग देखें तो ट वर्ग में 5 तो है, लेकिन द्विगुण भी इसमें काउंट किया जाता है, तो ये 7 हो गए, ठीक है। त वर्ग में 5 हो गए, प वर्ग में 5 हो गए, ठीक है। य र ल व अंतस्थ ध्वनियाँ 4 हो गए, उसमें व्यंजन 4 हो गए, और जे वाले संयुक्त व्यंजन जो दे रखे हैं ये भी 4 हो गए, ठीक है। तो इनको टोटल करेंगे ना तो आपके पास संख्या 39 होगी। तो हमारे पास जो टोटल व्यंजनों की जो संख्या है वो 39 है, 45 नहीं होगी, ठीक है, 39 है। लेकिन यदि हम मूल व्यंजनों की बात करें, कुल व्यंजन जैसे कि पूछ लिया जाता है, तो 33 वहाँ पर उत्तर आता है। लेकिन यदि संयुक्त और द्विगुण को मिलाकर 39 व्यंजन हम मानते हैं।